अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में आज काबीना का बड़ा अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में ख़त्े में इस वक्त अमन के लिए पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं, ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता जंग के हवाले से, ईरान अमेरिका जंग के हवाले से जो पाकिस्तान की सिफारतकारी रही है, सालसी का किरदार रहा है, उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की है और उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस हवाले से मेहनत की है, बहुत कोशिशें की हैं, सिफारतकारी बहुत तेज़ रही इस सारे मामले में, हमने देखा। और इसके अलावा उन्होंने तेल की कीमतों के हवाले से भी बात की है। इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे कि तेल की कीमतों के हवाले से उन्होंने अवाम को एतमाद में लेने की भी कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त असल मजबूरी क्या है। लेकिन जंग के हवाले से और जो सिफारतकारी के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक शॉट मौजूद है, आप वो शॉट सुन लें और उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसहाक़ डार साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की सदके दिल के साथ ताकि ख़त्े में अमन कायम हो। इस तरह सीज़ फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूस जारी है। अब्बास अरागची फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, मुझे उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं अपनी क़यादत से मशवरा करने के बाद इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। इसके अलावा जो उन्होंने बात की है, ऑब्वियसली सिफारतकारी के हवाले से ये सारे मामला अभी चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो अपनी जगह बहुत अहम किरदार है और पूरी दुनिया की इस पर नज़र भी है और इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। ईरान और अमेरिका दोनों पाकिस्तान के इस पॉजिटिव किरदार के हवाले से, इस रोल के हवाले से बहुत सेटिस्फाई नज़र आते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस जंग के बाद हमने देखा, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो मामला काफ़ी ख़राब हो गए, मौशी दबाव हमें नज़र आया है, पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल की कीमतों में पूरी दुनिया में इस वक्त इजाफा देखने में आ रहा है और इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में इजाफे ने मौशी इस्तेहकाम की कोशिशों को मुतासिर किया है। हमने बड़ी मुश्किल से ये सारी कोशिशें की थी और हम एक ट्रैक पर आ गए थे, हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे थे और इस इकनॉमिक क्राइसिस से निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन एकदम से ये जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं ये इस जंग की वजह से हैं। उन्होंने कहा कि $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे भी हमने वापस किए, लेकिन अभी तक हमारा अज़्म यह है कि हमें यकसुई से आगे बढ़ना है और आलमी सतह पर एनर्जी बहरान के बावजूद हुकूमत जो इस वक्त इक़दाम कर रही है वो भरपूर कोशिश की जा रही है कि सनतों को रिलीफ फराहम किया जाए और सो फार जिस हद तक हो सकता है अवाम को इस हवाले से रिलीफ फराहम किया जाए। सनती सार्फिन के लिए गैस सस्ती होने के इम्कानात इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। IMF ने गैस लेवी में कमी की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि सोलर के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और अवाम में बेचैनी पाई जाती थी। अब जो अनाउंसमेंट आई है उसमें यह बताया गया है कि नेप्रा ने यह अनाउंस किया है कि 25 किलोवाट तक सोलर सिस्टम पर फीस ख़त्म कर दी जाएगी। ये फैसला नेप्रा की जानिब से सामने आया है और जो छोटे सोलर सार्फिन हैं उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। हुकूमत ने पावर डिवीजन के मुताबिक सार्फिन को 46 अरब 56 करोड़ रुपए का बड़ा रिलीफ फराहम किया है और ये 2025-26 के पहले 8 माह में बिजली के टैरिफ में 0.71 रुपए फ़ी यूनिट की कमी की गई है। ये वो इक़दाम हैं, वो कोशिशें हैं जो हुकूमत इस वक्त मुश्किल हालात के बावजूद कर रही है। इस पर भी हम बात करेंगे और मेरे साथ इस वक्त जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, नाज़िया मुस्तफ़ा साहिबा और ओन शिराजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज भी जब कैबिनेट का इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के हवाले से बात की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जितनी मेहनत की और नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब के हवाले से उन्होंने बात की है। ऑब्वियसली ये क्रेडिट पाकिस्तान की क़यादत को जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ख़ुद उसमें बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहे हैं, उसका हिस्सा रहे हैं। इसके हवाले से भी मैं चाहूँगी कि अपना कमेंट दीजिएगा और उसके बाद फिर हम ज़रा ये जो एनर्जी के हवाले से बहरान है इस पर बात करते हैं। शुक्रिया नाहिद। इस हुकूमत का ख़ासा है कि ये तमाम मुल्की और बैनुल-अक़वामी उमूर पे काबीना और काबीना की वसात से कौम को साथ लेके आगे चलती है। हमने इस मुल्क में ऐसी हुकूमतें भी देखी है कि जिन्होंने बंद लिफाफों पे काबीना से दस्तखत लेके मंजूरी ली और कानून साजी और मुख्तलिफ़ तरीक़े और हरबे इस्तेमाल करते हुए काबीना को
अंधेरे में रख के, आवाम को अंधेरे में रख के बड़े बड़े फ़ैसले किए थे। ये जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत में हुकूमत है, ये हमेशा से जब भी कोई बड़ा फ़ैसला करती है तो एक तो काबीना जो पार्लिमान का एक मुख्तलिफ मुंतखब बॉडी है, उनको एतमाद में ज़रूर लेती है और इसके साथ साथ पार्लिमान को वक़्त देती है और अवामी राय का एहतराम ज़रूर किया जाता है। आज जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काबीना से ख़िताब किया तो उन्होंने कभी भी मैं का लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि इस पूरी टीम की क़यादत जो थी वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर न्यूज़ीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म तक और जापान से लेकर लातिन अमेरिका के सरबराहान तक सब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब की क़ायदाना क़यादत की तारीफ़ की है। नो डाउट कि इस दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को किसी ने इग्नोर नहीं किया, लेकिन एक और भी हमारे लीडर गुज़रे थे जिनसे मैं नहीं निकल रहा था और आज उसमें का अंजाम जो है वो निशान इबरत बने हुए है और यहाँ पड़ोस में एक क़ैद खाने में क़ैद है। तो एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की कसर नफसी जो है वो काफ़ी उसकी जो है वो पजीराई भी होती है और आवाम को उनकी बातें दिल को आवाम के ज़रूर उस पर असर होता है। तो वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना और काबीना को ये बताना कि ईरान से जिस तरीके से बातचीत हुई, अमेरिका से जिस तरीके से बातचीत हुई, मिडिल ईस्ट के पेचीदा मसले को जिस तरह हैंडल किया गया, यानी वहाँ पे जो रकाबतें थी GCCs के सतह पे, उनको जिस तरीके से बैलेंस किया गया, मशरिक़ और मग़रिब को जिस तरह इसके बीच में जो गैप था, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने सफारती अहलियत के तहत उसको गैप किया, उस ब्रिज किया उस गैप को, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत की क़ायदाना सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। ईरान का मसला ताहाल हल नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो इत्मीनान का जो एक पहलू है वो ये है कि जंग नहीं हो रही और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपना हुर्मुज़ की बंदिश और खलीजी फ़ारस में अमरीकी ब्लॉकेड की वजह से जो एनर्जी बहरान पूरी दुनिया में जो पैदा हुआ है, उन मुश्किलात का ज़रूर ज़िक्र किया, लेकिन उनके अल्फाज में मायूसी नहीं थी, उनके जुमलों में एक हौसला था, कौम को एक उम्मीद दिलाने की एक उसमें एक इशारा मौजूद था। यानी चाहे जो भी हो, उनका यही कहना था कि पाकिस्तान में मईशत का पहिया भी चलता रहेगा, आम लोगों की गाड़ियाँ भी नहीं रुकेंगी और हुकूमत भरपूर कोशिश करेंगी कि नामसाइद हालात, बल्कि अगर ये मैं कहूँ कि तकरीबन दुनिया में कसाद बाज़ारी का एक आलम शुरू हो चुका है, तो इस कसाद बाज़ारी के आलम में भी हुकूमत पाकिस्तान पुरज़्म है कि एक तो पाकिस्तान को एनर्जी के शोबे में फ़ौरी तौर पर किसी रुकावट का या किसी कामयाबी का वो सामना नहीं है, और दूसरे इस अज़म का इस मुश्किल वक्त में हुकूमतें जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे बाइख्तियार और अमेरिका जैसे अमीर ममालिक वो इस जंग के नतीजे में आवाम से चंदों की अपील कर रहे हैं और आवाम से मुआवनत चाह रहे हैं। तो ऐसे में अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो आवाम की दारसबंद आ रहे हैं और इस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि आवाम पे कम से कम बोझ डाला जाएगा, तो ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा सियासी और अस्करी क़यादत मुयस्सर है कि वो मुश्किलात से ये क़यादत नहीं घबराती और आवाम की पुश्त पे हमें कड़ी नज़र आ रही है। इसलिए पाकिस्तान जो है
जिस तरह फील्ड मार्शल साहब हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा, मुश्किलात से ज़रूर निकलेगा और ये वक्त भी इंशाअल्लाह गुजर जाएगा। और हमारी यही दुआ है कि दुनिया में अमन कायम हो तो हुकूमत के जो वादे हैं उसकी तकमील में हुकूमत को और हमारी क़यादत को मज़ीद आसानी होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये सालिसी की जो कोशिशें हैं और जो हमारी सिफारतकारी है, ऑब्वियसली इस पर आपकी राय, और ओवरऑल जो इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं सार्फिन को सहूलत फराहम करने के लिए, जो मसाइल हमने देखा और ये हम सब जानते हैं कि ये इस जंग का नतीजा है जिसकी वजह से इस किस्म के मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। सोलर के हवाले से मैंने बात की कि नेपरा ने 25 किलोवाट तक सोलर सिस्टम्स पर फ़ीस ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। पावर डिवीजन ने दरख्वास्त की थी कि 25 किलो पे या 25 किलोवाट के इससे जो कम है उनको इस हवाले से रिलीफ फराहम किया जाए। ओवरऑल भी अब गैस के हवाले से भी ये खबर सुनाई जा रही है कि वहाँ पर भी हम देखेंगे कि बिल्स वगैरह में या वहाँ पे कमी होगी, लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाएगा। ख़ास तौर पर सनतों को फोकस किया जा रहा है कि वहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे। शुक्रिया नाहिद। देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स हों या टेक्नोक्रेट्स हों वो इजी सोल्यूशन पे जाते हैं। इजी सोल्यूशन क्या है कि आप थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दें, थोड़ी सी आप कीमत बढ़ा दें और आप कोई लाइसेंस रख दें, उस पर फीस वसूल करनी शुरू कर दें। तो हमने गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते में यही दिखाई दिया। लेकिन जो इसमें इत्मीनान का पहलू ये है कि अगर आवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदों के पास वो मामला चला जाए तो फिर वो आवाम की मफाद में और आवाम की सहूलत को पेश नज़र रख के फ़ैसला करते हैं। ये जो 25 किलोवाट तक लाइसेंस फ़ीस वाला मामला पैदा हुआ, इस पर पूरे मुल्क में एक कैफियत थी, उस पर लोग खफा थे, लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और इस किस्म के ट्रेंड भी चले कि सूरज अल्लाह ताला का और छत बहरी तो बिजली क्यों तेरी वगैरह इस किस्म की बातें होती रहीं। तो लेकिन अब जो नेट रिज़ल्ट निकला वो ये कि अवाम की हुकूमत ने अवाम के हक़ में फ़ैसला किया और ये एक ऐसी हुकूमत ने फ़ैसला किया जब वो इक़्तिदार में आई, चाहे 2022 में या चाहे 2024 में। जब भी वो इक़्तिदार में आई तो उसको एक तबाह हाल मईशत विरसे में मिली और जाने वालों ने ये कहा कि हम बारूदी सूंगे बिछा के आए हैं आपकी मईशत में, अब चल के दिखाओ। मैं कई लोगों के नाम ले सकता हूँ जिन्होंने इस सिलसिले में स्टेटमेंट्स दिए। ठीक है। लेकिन इसी हुकूमत ने इतने मुश्किल हालात के बावजूद उसको आगे बढ़ाया और आप ये देखें कि बतदरीज मामलात नीचे गए। आपका जो अफरात ज़र है यानी महंगाई वो नीचे हुई, डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे आई, 5-6 पे आ गई। लेकिन ये बात दुरुस्त है जो वज़ीर आज़म साहब ने आज अपनी तकरीर में कही कि हमने 2 साल के अरसे में बड़ी मेहनत से मईशत को मुस्तहकम किया था कि ये जंग शुरू हो गई। अब जंग ना आपके इख्तियार में है ना हमारे इख्तियार में है, उसके असरात बहरहाल पाकिस्तान के अवाम पर हैं और पाकिस्तान के अवाम इसमें कोई शुबा नहीं कि बड़ी बहादुरी से इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि उनके यहाँ यानी एक ऐसी वो नहीं होता, एक गुस्सा होता है कि सब कुछ तबाह कर दे, ऐसा गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा। उनके यहाँ वो शऊर दिखाई दे रहा है कि जो एक आलमी सूरत हाल पैदा हो गई है उससे हमें मिल के निकलना है। ना कि अंडरस्टैंडिंग आवाम के अंदर मौजूद है, इश्ताल नहीं है। इश्ताल नहीं है। दूसरी बात, ये जो आपने सफारतकारी का जिक्र किया मेरे सवाल में, तो ये जो तकरीर है वज़ीर आज़म साहब की, ये एक बड़े इसको एक ख़ास तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। वो क्या तनाजुर है? मसलन जब तजावीज़ पाकिस्तान के तवस्सुत से अमेरिका गई तो मार्को रूबियो का एक स्टेटमेंट आया कि ट्रंप साहब ने उनको पसंद नहीं किया। वो कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं खोलते और हमें चाहिए गैर एटमी ईरान दरकार है। अच्छा, उसके बाद ये जो आज ही स्टेटमेंट आया है अब्बास इराक़ची साहब का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम ये खतरा महसूस करते हैं कि हमारे खिलाफ इकनॉमिक वार हो रही है और वो ब्लॉकेट को और सख्त किया जा रहा है और आप बम्बिंग का भी हम सुनते हैं कि ऐसा होगा। अब ये पस मंज़र है और उसमें 2 उम्मीद की किरणें हैं। पहली किरण ये कि पाकिस्तान के, ये खबरें हैं बैनुल-अक़वामी ज़राए की, हमारी नहीं है, कि पाकिस्तान के तवस्सुत से मुतबादल तजावीज़
पहुंचने वाली हैं जी ईरान बिल्कुल। के में। तो ये उम्मीद की एक किरण है। दूसरी उम्मीद की किरण ये है कि CNN ने ये खबर दी है जिसमें उन्होंने बताया कि बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि ईरान और अमेरिका बहुत दूर हैं और इनके दरमियान मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। हाँ, लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ है और वो बैकडोर डिप्लोमेसी इतनी तेजी से हो रही है कि चीजें सुलझती नजर आ रही हैं। इस चीज की तायीद आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की तकरीर से होती है, जिससे उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि ये प्रोसेस जारी है और इसे हम तक लेके जाएंगे, और कौम से उन्होंने अपील की कि वो इसमें दुआ भी करें और जो कर सकते हैं करें। तो मैं ये समझता हूँ कि वजीर आज़म ने आज अवाम के लिए तो जो ऐलानात किए वो अपनी जगह पर, लेकिन उन्होंने आलमी अमन के लिए बहुत उम्मीद अफजा एक गुफ्तगू की है जिससे तवक्को पैदा हो रही है कि मामलात आगे बेहतर होंगे और पाकिस्तानी मईशत पर भी उसके मुस्बत असरात होंगे। ठीक है। अब नाज़िया, ये वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की, ऑब्वियसली जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सराहा और जो शख्सियात जो हमारी क़यादत इसमें मौजूद थी उसका उन्होंने ज़िक्र किया कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, उसके साथ साथ मुआशी तौर पर भी उन्होंने एतमाद में लिया है आवाम को, उनको रियल जो जेन्युइन इस वक्त सिचुएशन है वो बताई है कि ये वॉर की वजह से सारी चीज़ें और इस किस्म की अब जो हालात हैं ये डेवलप हो रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, हमने बल्कि बैरूनी कर्ज़े भी जो हैं वो भी हमने वापस किए, $3.5 अरब के बैरूनी कर्ज़े भी हमने वापस किए थे, लेकिन अभी भी अज़्म मौजूद है। अभी जो हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं, अगर क्विकली उस पर हम नज़र दौड़ाएँ, इंडस्ट्रियल और ज़रूरी पैकेज जो है वो एक इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। उसके तहत दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक जो है सरप्लस पावर पैकेज सनतों को 19.6 इसमें वो नज़र आ रहा है अरब रुपए और ज़रूरी सार्फिन को 1.14 अरब रुपए का माली रिलीफ फराहम किया जाएगा। टारगेटेड सब्सिडी भी दी जा रही है। फिर ईंधन की बचत के हवाले से जो इस वक्त हम मुश्किल फेस कर रहे हैं, लेकिन उसको कम करने के लिए, रिलीफ फराहम करने के लिए जो इक़दाम किए गए हैं मार्केट्स के हवाले से कि रात को 8 बजे बंद हो जाएँ और जो दीगर सारे कारोबारी मामलात हैं इनको देखा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, इस पर अगर अमल दरामद हमेशा भी होता रहे तो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा। फिर सोलर एनर्जी को फ़रोग़ दिया गया है। ये पिछले साल से ये सारे इक़दाम हमने देखा कि शुरू हो गए थे क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। तो इसके हवाले से ये जो चैलेंजेस इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, ये तमाम तर इक़दाम काफ़ी हैं या मज़ीद आप ये समझती हैं कि आवाम के लिए कुछ और भी किया जाएगा या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया नाहिद। सबसे पहले तो आज जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट से जब उन्होंने बात करते हुए जिस तरह से सारी गुफ्तगू की, अच्छा उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी बहुत आजिज़ रहते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने ये कर दिया, हमेशा पूरा क्रेडिट अपनी टीम को देते हैं, फील्ड मार्शल को देते हैं। उन्होंने ये कहा कि हमने सफारतकारी बहुत अच्छे से की, फील्ड मार्शल ने बहुत अच्छा इसमें रोल अदा किया, फिर पूरी टीम को वो शाबाश देते हैं और ये उनकी बहुत अच्छी बात है। बहुत आजिज़ी दिखाते हैं, वो मैं वाली बात नहीं करते, मैंने ये किया मैंने ये किया। और दूसरी बात जो आपने कही कि ये सारी सूरत हाल जंग के बाद, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि 2 साल उन्होंने बहुत मेहनत की, उनकी टीम ने बहुत मेहनत की क्राइसिस से मुल्क को निकालने के लिए, क्योंकि मुल्क जिस कदर मुश्किल में था, हम मुआशी तौर पे बहुत ज़्यादा हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो लेकिन उसके बाद जैसे थोड़े से हालात संभले तो फिर ये जंग शुरू होगी। लेकिन जंग में हमने देखा कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तान को वो इज़्ज़त दी कि शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वो मामला भी अब इंशाल्लाह चीज़ें आगे चलेंगी। थोड़ा स्लो डाउन ज़रूर हो गया है, क्योंकि अमेरिका और ईरान, आपको पता है कि हम डेली डिस्कस करते हैं किस पॉइंट पर आके दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखते हैं कि पहले कौन किसकी क्या मानता है। लेकिन वो मामला अपनी जगह। अभी जो आप बात कर रही हैं कि पावर सेक्टर की और फिर ये गैस में जो ये कहा गया है कि 30% से 40-50% तक जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमने देखा कि जंग के दिनों के दौरान पाकिस्तान का फोकस ना सिर्फ उसके ऊपर था बल्कि पाकिस्तान के अंदर के जो हालात थे उसके ऊपर भी था। लेकिन आवाम को थोड़ा सा यह गीला था कि शायद आवाम जो है पिस रहे हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं, फैक्ट्रियों के जो हालात हैं, आम मजदूर, आम तबका जो है वो ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। तो जिसकी वजह से ये खबरें भी सुनने को मिली कि शायद इसी बहरान की वजह से हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है या गैस की शॉर्टेज है, कुछ फैक्ट्रीज, कुछ इस तरह से इंडस्ट्रीज शायद आरजी तौर पे उन्होंने उसको पॉज कर दिया। जो प्रोसेस था बंद तो नहीं की गई, लेकिन ये वाला जो इनिशिएटिव है, इतना रिलीफ देना यकीनन उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि दोबारा से वो लोग जो कुछ अरसे के लिए अपनी जॉब से दूर हो गए थे या वो काम नहीं कर पाए, उनको दोबारा से वो सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। बाकी सोलर की जो बात, पैनल्स की बात की, इस पर जब उन्होंने शुरू में ये कहा कि पर किलोवाट के हिसाब से इस पर जो है वो फीस वसूल की जाएगी, उस पर भी लोगों ने बहुत
शोर मचाया, लेकिन अगर उसको थोड़ा टेक्निकली देखा जाता वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। अगर उसको वन टाइम फीस भी कंसीडर की जाती तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर आप कोई 12-15 लाख रुपए का सिस्टम लगा लेते हैं, अगर उस पर भी आपको थोड़े से हज़ार की तादाद में पैसे देने पड़ते, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ उनके लिए कहा था जो नेट मीटरिंग के लिए थी, क्योंकि उस पर पूरा प्रोसेस की फीस इन्वॉल्व होती है, उनके लिए लोगों को वहाँ पे लगाया जाता है। जो नेट मीटरिंग का सारा प्रोसेस है, यही समझा गया था कि उस प्रोसेस की फीस है। लेकिन लोगों के बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिस्पॉन्स इस तरह से सोशल मीडिया पे हमने देखा, वही बात जो सर ने भी कही कि लोगों ने कहा कि अल्लाह की बिजली है, हमारी छत है, हमने प्लेटें खरीदी हैं, तो हुकूमत क्यों ओवरऑल हमसे क्राइसिस एक है इकोनॉमिक, तो जाहिर है कि वो परेशानी की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह है नाहिद इसमें कि इसको वापस ले लिया उसको वापस ले लिया है। और अच्छी बात है कि देखिए हुकूमत ने सोलर वाले मामले के ऊपर भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज किया, लोगों को रिलीफ दिया। गैस वाले मामले में हमने देखा 30 से 50% तक उनको रिलीफ दिया जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। हमारी फैक्ट्रियों का पहिया फिर से चल पड़ेगा, लोग फिर से रोजगार पे आ जाएंगे। और बिजली की जो शॉर्टेज का मामला, इसमें देखिए कि हम जो आप बात कर रही थी कि रात को 8 बजे अगर हम मॉल बंद कर देते, शॉप्स बंद कर देते, कोई क़यामत नहीं आने वाली। और देखिए पूरी दुनिया में देखिए, अब तरक्की याफ्ता ममालिक में देखिए, चाइना देखिए इतना बड़ा कंट्री है, उनमें भी अब शाम को जाके देखिए आपको 7 बजे के बाद इस तरह से मॉल इक्का दुक्का भी आपको खुले हुए नजर नहीं आती हैं। तो हमारे मुल्क में ना जाने इस चीज को इतना इशू क्यों बना दिया जाता है। अगर शादी हाल 8 बजे भैया फंक्शन क्लोज कर देंगे तो लाजमी नहीं कि 10 बजे ही बढ़ा दिया गया, 10 बजे तक की मेरा ख्याल है बढ़ा दिया गया। वो उनकी फिर वो आती है ना प्राइम मिनिस्टर, फिर ये है कि उस पर बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, फिर रिलीफ देने की बात करते हैं, तो वो मान जाते हैं उनकी बहुत सी चीजें। तो हुकूमत बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रही है लोगों को रिलीफ देने के लिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इम्पैक्ट भी हमें नजर आएगा, इम्पैक्ट नजर आएगा। और शिराजी गैस के हवाले से भी हमें खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे भी आपको बेहतरी की उम्मीद काफ़ी नज़र आ रही है कि IMF ने जो है वो इस हवाले से कुछ फ्लेक्सिबल अपना उन्होंने दिखाया है रवैया, तो वहाँ पे भी आवाम को जिस हद तक मुमकिन हो पाया उनको उसमें रिलीफ फराहम किया जाएगा। ओवरऑल जो सारी गुफ्तगू हुई उस पर भी आपका टेक? नहीं, बेसिकली तौर पे हमें ये देखना होगा कि जब ये हुकूमत इत्तेहादी नून लीग और इनके इत्तेहादियों के पास आई थी, तो उस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या थी। हम PDM के दौर की बात नहीं करते, हम इन अरसे की बात करते हैं, 2024 के इंतखाबात के बाद की बात करते हैं। माशी तौर पर हम कहाँ खड़े थे, अमन व अमान की जो अंदरूनी सूरत हाल है कहाँ खड़े थे, और फिर आलमी सतह पे डिप्लोमेसी में और आलमी रिलेशंस में कहाँ खड़े थे कि हमारे दोस्त ममालिक जो थे वो अब हमसे बदजानू हुए थे। और बड़ा वाज़ह था, ओपन सीक्रेट था, एक को पता था। वज़ीर आज़म अक्सर औकात बताते रहे कि किस अंदाज में जो है दोस्त ममालिक की जानब से हमारे से गिला किया जाता था कि साबका दौर में हमारे साथ किस तरह के जो है वो रवैया रखा गया। तो उसके बाद फिर इस हुकूमत ने, इस वज़ीर आज़म ने वहाँ से मामलात को अपने हाथ में लिया। और अब जब हम ये अप्रैल 2026 में बैठे हुए हैं, तो अगर हम नज़र दौड़ाएं तो क्या तमाम चीज़ों में बेहतरी आई है या नहीं आई है, कितनी बेहतरी आई है। क्या सिर्फ सादा सी बेहतरी आई है कि 4 ममालिक के साथ हमारे तल्लुकात ठीक हो गया। किसी दौर में हम US के वज़ीर आज़म और सदर का वेट करते थे कॉल आने का, और आज US के सदर का कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब वो वज़ीर आज़म को ग्रेट और फील्ड मार्शल को स्प्लेंडर या इस तरह की बात नहीं करते। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि इस हुकूमत को अभी टाइम कितना हुआ है और इसके सामने क्राइसिस कितने बड़े थे। एक वो भी मौसूफ थे जो फरमाते थे कि अगर ईरान अमेरिका जंग लग गई तो पेट्रोल की कीमत 500 से भी ऊपर चली जाएगी। और हम ये सुनते थे उस वक्त कुछ लोगों के, वो कहते थे कि ये मुल्क की महंगाई की आप बात क्या करते हैं, आलमी सतह पे तो हालात देखें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बड़े बेहतर अंदाज में चीज़ों को डील किया है। अभी तक भी रियासत और हुकूमत, रियासती इदारे और हुकूमत दोनों मिलकर उनकी कोशिश है कि किसी तौर पे भी इतना ज़्यादा इन चीज़ों का वजन अवाम पे ना पहुंचे कि वो उनके बर्दाश्त से बाहर हो जाए। क्योंकि जितना वजन आ रहा है उसको पूरी कोशिश करके हुकूमत कहीं ना कहीं रिलीफ दे के किसी अंदाज में सब्सिडाइज दे करके चीज़ें कम करेगी। अब आप जिस तरह गैस की बात कर रही हैं या बिजली की, या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, जिन्होंने हमेशा लोगों को ये कहा कि आप सोलर सिस्टम इस्तेमाल करें। और अभी भी आप देखें तो जब वज़ीर आज़म के पास ये मामला पहुंचता है तो वो किस अंदाज में हैंडल करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमेशा से इसमें तो CNN की एक रिपोर्ट भी है जिसमें पाकिस्तान जिस तरह से बहुत तेजी से 18 अरब डॉलर की सोलर सिस्टम सोलर जो है वो पाकिस्तान को कम नुकसान हुआ है दूसरे ममालिक की निस्बत के जो इस वक्त ज्यादा प्रेशर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलर की तरफ सारा सिस्टम चला गया।
गया था। दुनिया में टॉप ममालिक में पाकिस्तान शामिल है। 18 अरब डॉलर की पाकिस्तान ने सोलर जो है वो दुनिया भर से और ख़ास करके ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट किए हैं, और इस वक्त आपके एक बड़ा सिस्टम जो है वो सोलर पे चल रहा है। और ये खुशाइन चीज़ है कि आने वाले दिनों में जो मेन ग्रिड है उस पर मजीद जो है वो बोझ कम होगा। तो इसके साथ साथ अगर हम मजमूई तौर पर बात करें, आज जो वज़ीर आज़म ने बात की, आज सिर्फ ये नहीं, ज़राअत के हवाले से, बीजों के हवाले से पॉलिसी की मंजूरी दी गई, इसके साथ साथ नेपरा की जो 2025 की रिपोर्ट थी वो चीजें, और फिर सिर्फ ये नहीं कि इंटरनेशनल बात वजीर आजम कर रहे हैं, तो कौमी असातिज़ा के हवाले से, असातिज़ा के हवाले से मंजूरी दी गई जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो ये एक बड़ा अच्छा इम्तजाज है कि वजीर आजम जो है वो हर वीक की बेस पे वफाकी काबीना के इजलास तलब करते हैं, वफाकी काबीना अहम इशूज पे डिस्कस करती है। वजीर आजम अगर कोई अहम दौरा करें या अहम टेलीफोनिक कॉल्स हो तो वो फिर काबीना को एतमाद में लेते हैं। तो ये वो मजमूई तौर पे एक टीम वर्क हमें नजर आ रहा है जिसकी वजीर आजम ने आज बात की और जिसके मुतल्लिक साफी साहब भी कह रहे थे। तो मेरे ख्याल में जिस अंदाज में इस तरह टीम वर्क हो रहा है तो पाकिस्तान को जिस तरह के क्राइसिस हैं उनको मैनेज करने में बड़ी आसानी हो। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बहरहाल इस वक्त जो क्राइसिस है उसको हल करने के लिए बेहतरीन इकदाम हुकूमत की तरफ से जारी हैं। इस हद तक जिस कैपेसिटी में जितना किया जा सकता है वो किया जा रहा है। और भी कुछ खबरें हमारे पास मौजूद हैं। एक अच्छी खबर ये है हमारे पास, हम जब बात करते हैं कि पैरेलल बहुत सारे मसाइल इस वक्त दरपेश हैं और इन सब को हल करने के लिए हुकूमत काम कर रही है, रियासत मिल के काम कर रही है, तमाम तर इदारे जो हैं इस वक्त हमें इकट्ठे नज़र आते हैं। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की मकामी तौर पर तैयार करदा फतेह 2 मिसाइल की कामयाब तजुर्बा किया गया है। ये एक बड़ी अच्छी खबर है। पिछले दिनों भी इसी हवाले से इसी किस्म की हमने एक अच्छी खबर आपसे शेयर की थी जब एक बड़ा अच्छा तजर्बा हुआ था। मिसाइल जदीद तरीन एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल टेक्नोलॉजी से लेस है और सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सर्विसेज चीफ की ने कामयाब इस मश्क की सताइश की है, अप्रिशिएट किया है कि जो इस वक्त हमारी फोर्सेस की जानिब से काम किया जा रहा है, जो इस वक्त नए तजर्बात किए जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाना है। ख़ास तौर पर दहशत गर्दी के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करें तो ये हमारी मजबूरी भी बन जाती है कि हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और भारतीय जंग में हमने देखा कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत किस तरह से काम आई और हमारे जो लोग थे उन्होंने जिस तरीके से इसको इस्तेमाल किया तो उससे हमें कामयाबी हुई। दहशत गर्दी के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो खबर अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं इस वक्त शेयर कर रही हूँ, मतलब जब दहशत गर्दी की हम बात करते हैं इंडिया और अफ़गानिस्तान का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है कि जो पाकिस्तान के लिए हालात ख़राब करने की कोशिशें की गई और पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने की कोशिशें की जाती हैं। अब ख़बर इस वक्त हमारे पास मौजूद ये है कि ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ के तहत तालिबान की बिला इश्तियाल जाहरियत को एक मरतबा फिर नाकाम कर दिया गया है। हमारी फोर्सेस की जानिब से पाक फ़ौज ने चमन सेक्टर में चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाया है और ये जो हमें इश्तियाल अंगेज़ी नज़र आई है ये अफ़गानिस्तान की तरफ से नज़र आई है। पाक अफ़गान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज ने बिला इश्तियाल जारियत की फायरिंग की और जिसको नाकाम बनाया गया है। यहाँ पर यह बात बहुत ज़रूरी है बताना कि पाकिस्तान कभी भी आगाज़ नहीं करता है इस किस्म की जारियत का, इस किस्म की बिला इश्तियाल फायरिंग का, चाहे वो इंडिया के हवाले से बात हो रही हो या अफगानिस्तान के हवाले से। हम अपने डिफेंस में ज़रूर इन चीज़ों को रोकते हैं और ये हमारा हक है। इसी के हवाले से बात करेंगे। साफ़ी साहब, ये आज जो तजर्बा हुआ इस पर भी मैं चाहूँगी कि आप बात की, आपका टेक, और दूसरा जो अफ़गानिस्तान की जानिब से जो जाहिरियत हमें एक मरतबा फिर नज़र आ रही है और पाकिस्तान ऑब्वियसली हमेशा की तरह, माजी की तरह इसका भरपूर जवाब भी दे रहा है, लेकिन इस मौके पर अब जो जाहिरियत का ये हमें नज़र आ रहा है सिलसिला, इसकी कोई ख़ास वजह, मुहर्रिकात आपको क्या नज़र आ रहे हैं? नहीं, देख तो इन नामसायद हालात में और हमारा जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है दुनिया के नक्शे में उसकी मजबूरी है कि पाकिस्तान चाहे हालात अवाम के मुश्किल हो या उन पे आसानी हो, दिफा से पाकिस्तान गाफिल नहीं रह सकता। पाकिस्तान के दुश्मन मशरिक़ और मगरिब दोनों जानिब से आबाद है। तो जिस मिसाइल टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं जिसका पाकिस्तान ने कामयाब तजुर्बा करके पाकिस्तान के साइंसदानों ने और पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन ने एक मरतबा फिर दुनिया में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और दुश्मन पे जो लर्ज़ा तारी किया है,
तो ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि दुनिया में हमारे आसपास जंगें हो रही है और हमारा एक दुश्मन मशरिक़ और मगरिब दोनों जानिब जो है वो गात में बैठा है कि कोई भी उनको मौका मिले। और मई का महीना दोबारा शुरू होने वाला है। 1 साल पहले जो दुनिया भर में भारतीय हिंदुत्व और उसके पैरोकारों को जो नाक रगड़ना पड़ी पाकिस्तान के सामने, उसका किसी तरीके से बदला लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इस बात से गाफिल नहीं है। तो हम सलाम पेश करते हैं अपने साइंसदानों को, अपने दिफाई माहिरीन को और अपने अस्करी क़यादत को कि वो इन हालात में भी पाकिस्तान के दिफा को मजबूत से मजबूत तर करने के जुस्तजू में रहते हैं और अल्लाह ताला उनको कामयाबियों से भी नवाजता है। अब अफ़गानिस्तान की आपने बात की। पाकिस्तान ने बहुत नपे तुले अंदाज में अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई की है। आप जानती है कि चीन में 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक चीन के सूबे सिंकियांग के दारुलहुकूमत उरूमची में जो मुज़ाकरात करवाए थे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसके बाद पाकिस्तान ने तकरीबन 1 महीना के दौरानिया में बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। लेकिन कारस्तानियाँ बंद नहीं हुई। बयानात कुछ मस्बत आए, अमीर ख़ान मुत्तकी ने बयानात दिए, कुछ और अफ़गान तालिबान ने बयानात दी, लेकिन अमलन वही होता रहा जिसकी पाकिस्तान को शिकायत है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन बदस्तूर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही। इसलिए पाकिस्तान ने असदाबाद में बहुत ही टारगेटेड ऑपरेशन करके वहाँ पे दुश्मनों को अंजाम तक पहुँचाया है। और जो आप चमन और स्पिन बोल्डक के एरिया में झड़पों की बात कर रहे हैं, तो वो अफ़गानिस्तान की तरफ से एग्रेशन की गई और वहाँ से पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया। हम तो तवक्को ये कर रहे थे कि सरदार आसिफ अली ज़रदारी इस वक्त भी चीन के दौरे में है और चीन के जो सियाहती मुकाम है सनिया में उनकी मौजूदगी इस वक्त बताई जा रही है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इख्तिताम में इस महीने के या अगले महीने दोबारा मुज़ाकरात होंगे और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मामला तय हो जाएंगे। लेकिन लगता ऐसा है कि TTA की हुकूमत TTP की सरपरस्ती से बाज नहीं आ रही और मजबूरन पाकिस्तान को ये सख्त किस्म के इक़दामात करने पड़ रहे हैं। तो होश के नाखून लेने चाहिए TTA को। और पाकिस्तान की जो अस्करी बर्तरी है, पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई बर्तरी है, पाकिस्तान वो फुल स्ट्रेंथ में एक दोस्त और मुसलमान मुल्क के नाते अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उसका मुज़ाहरा नहीं कर रहा। तो ये जो ऑपरेशन है, अल्लाह ना करे कि ये किसी एक्टिव जंग में तब्दील हो और पाकिस्तान जो तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ ना हो। हम यही चाहेंगे बदस्तूर कि अफ़गान हुकूमत के साथ पाकिस्तान के तमाम मसाइल बातचीत के ज़रिए हल हो। लेकिन TTA इसके लिए मेरे ख़्याल में तैयार नज़र नहीं आ रही। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाना ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी भी है। और जब हम जिस जो सूरत हाल हमें दरपेश है, जिस किस्म के हमसाए हमारे साथ मौजूद हैं, उसमें हमारी एक बड़ी मजबूरी भी बन जाती है। और इसके लिए हम रोज़ सुनते हैं कि इस किस्म की ख़बरें, अच्छी ख़बरें आती हैं कि जिससे ये मालूम होता है कि हमारी दफ़ाई सलाहियत में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। और आज वाला भी जो तजर्बा है, इसके हवाले से भी मैं चाहूँगी कि आपकी राय हमें चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो अफ़गानिस्तान के हवाले से सिचुएशन नज़र आती है, एकदम से चीज़ें बहुत तेज़ हो जाती हैं और फिर ज़रा थोड़ी खामोशी नज़र आती है। लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा से हम टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी इस तरह से नहीं किया गया कि पाकिस्तान की तरफ से आगाज़ किया जाए या किसी गलत तरीके से हम गैर कानूनी तौर पर कोई ऑपरेशन करें। और लेकिन जो हमें बॉर्डर पे सूरत हाल नज़र आती है वो फिर वही सिचुएशन है। अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई हमें पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं स्टिल। नहीं, पाकिस्तान ने किसी अफ़गान शहरी को तो कभी टारगेट किया ही नहीं, कभी नहीं किया। पाकिस्तान ने टारगेट किया उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बनते हैं, और उन लोगों को टारगेट किया जिनकी वजह से तकरीबन 80,000 से 1 लाख शहदा हमने दिए। जी बिल्कुल, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हों, फौज के हों या आम शहरी हों। तो हमने ये किया। जब जंग हारी है हमारी मई में इंडिया ने,
तो उसके बाद खित्ते में एक नई डेवलपमेंट देखी और हमने यहाँ डिस्कस किया कि इंडिया, इसराइल और अफ़गानिस्तान की एक टेक्टोन बन रही है, नेक्सस बन रहा है। अब उस नेक्सस ने एक कुछ नए इत्तेहादी भी तलाश कर लिए हैं। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं मशरक़ वस्ता में, वहाँ उनको वो उनकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद क्या है कि ये जो पीस प्रोसेस चल रहा है खित्ते में और पाकिस्तान जिसको लीड कर रहा है और जिसमें बिल्कुल इंडिया अपनी हरकतों और करतूतों की वजह से आइसोलेट होकर रह गया है, उसमें इंडिया कोई किरदार हासिल कर ले। इसमें उसको इसराइल की भी मुआवनत हासिल है और वो जो नए डेवलपमेंट्स हैं उसकी भी वो आर्ट ले रहा है। हाँ। और अफगानिस्तान उसके कासा लेस के तौर पर पहले से मौजूद है। तो इस ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये फिर वो है कि पाकिस्तान को उलझा के अपने हिसाब में फंसा दिया जाए और ताकि जो दुनिया को हम एक तबाही से या आलमी जंग से बचा रहे हैं उसमें से पाकिस्तान निकल जाए और इंडिया वापस आ जाए। तो अब ये होने का नहीं है। और एक बात दूसरी जो मुनाफकत है अफगानिस्तान की, जैसे ही सेंट्रल एशियन ममालिक ने और पाकिस्तान ने एक अंडरस्टैंडिंग के तहत सेंट्रल एशिया के नए रूट तलाश किए और वो कामयाबी से यानी वो कामयाब हो गए वो, तो उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से ऐसी आवाज़ें उठी कि जी नहीं, आप हमें भी वापस इसमें शामिल करें, हम सिक्योरिटी देंगे, हम आपको टापी भी लाने देंगे, हम आपको फलां भी लाने देंगे। अगर वो सब आप दुरुस्त कह रहे हैं, समीम कल्ब से कह रहे हैं, अखलास के साथ कह रहे हैं, तो फिर ये क्या है जो कुछ आप पाकिस्तान कल ही हमले हुए हैं ना, और शहरियों पे हमले हुए हैं, तो ये शर्मनाक बात है। ये मैं उस पहलू पे जाना नहीं चाहता कि उस पर ज़्यादा हो सकते हैं बहस वैसा ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है, लेकिन ये तर्ज अमल अफगान हुक्मरानों का रोज़े अव्वल से है कि वो मुनाफकत करते हैं, वो झूठ बोलते हैं और वो अमन के लिए ख़तरा बनते हैं। इस वक्त वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं बन रहे, इस वक्त वो आलमी अमन के लिए इंडिया के आलाकार बन के ख़तरा बन रहे हैं। तो उन्हें होश के नाखुन लेना चाहिए। ये वो आग में हाथ डाल रहे हैं और वो ज़्यादा खुद जलेंगे, दूसरों का कम कुछ बिगड़ेगा। अपना नुकसान इसमें ऑब्वियसली उनका ज़्यादा होगा और हो भी रहा है, ये चीज़ सब देख भी रहे हैं। नाज़िया, चाहे दोहा में किए गए वादे हों जो आपने किए, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, आप कहते कुछ हैं आप करते कुछ हैं, चाहे चाइना में आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, वहाँ कुछ निगोसिएशंस हमारी चल रही हों, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उनको पाबंद नहीं कर सका है अभी तक कि आप जो कह रहे हैं आपने अमलन उस पर काम भी करना है, आपने इन वादों की तामील के लिए कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच दिखानी है। हमेशा से ये देखा जाता है कि पाकिस्तान सबूत भी फराहम करता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, वहाँ से जो दहशत गर्दी पाकिस्तान में आती है, लेकिन इसके बावजूद पर उस पर कोई काम नहीं किया जाता है। अगर जब आपकी विल होती है, जहाँ आप करना चाहते हैं, बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो आपके खिलाफ हैं, आप उन पे ज़रूर काम करते हैं, लेकिन बाकी सबको आपने पाकिस्तान के लिए खुला छोड़ा हुआ है। बिल्कुल नाहिद, आपने दुरुस्त कहा कि देखें दोहा मुज़ाकरात की बात कर लें, तब इन्होंने जो कुछ कहा उस पर ये अपनी बात पे कायम नहीं रहे, उस पर मुकर जाते हैं। अभी रिसेंट आपको याद होगा जब ये रमज़ान शरीफ था, उसके बाद हमारा जो ऑपरेशन जारी था, ऑपरेशन ग़ाज़ब लिल हक़, हमने कुछ अरसे के लिए उसको पॉज कर दिया कि मुक़द्दस महीना है, और उनको भी वार्न किया कि अगर आपकी तरफ से कुछ हुआ तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ईद तक हमने उसको पॉज पे रखा। मीनवाइल उधर चाइना में अभी जो मुज़ाकरात हुए उसमें भी इन्होंने पहले तो ये कहते रहे कि हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं, हमारी बात हो चुकी है पाकिस्तान ने, क्योंकि इनकी इतनी तबाही की और इनके उतने टारगेटेड हमने पॉइंट्स को किया, हिट किया, जिस पे इनके लोगों की कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स थे, कहीं पे इनके वो असला के डिपोज थे, हमने उनको टारगेट किया। लेकिन वहां पर मानने के बावजूद ही अपनी, जैसे आपने कहा, अपनी उस बात से मुकर जाते हैं और इनको कोई कायल नहीं कर सकता इस बात पे कि अपनी जुबान पे कायम रहें। अभी जो लेटेस्ट बॉर्डर की सिचुएशन है उसमें भी देखिए, इन्होंने पहले शुरुआत करते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा रिस्पॉन्ड किया है, पाकिस्तान ने कभी इनिशिएट नहीं किया। और फिर इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर, जो इनके अफगान के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स उनके ऊपर आप जाके देखें तो कभी पाकिस्तानी को कहते हैं कि ये मदरसों के ऊपर कर रहे हैं, कभी किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर हमारा इल्जाम हमारे ऊपर लगा देते हैं, बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन किए हैं, जिसमें पाकिस्तान के पास एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है कि यहाँ पर इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या इनका
असला के डिपोज, हम उन्हीं को ही टारगेट करते हैं। लेकिन वही कि जिस तरह से अब इंडिया करता है, अफगानिस्तान भी उसी की जुबान बोलता है। जैसे आप कहा कि अफगानिस्तान हो, इंडिया हो या इजराइल हो, इन सब का एक ही मकसद है। और अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन पाकिस्तान को जो कामयाबियां मिली हैं, डेफिनेटली इंडिया को ये चीज़ हजम होने वाली तो है नहीं है। और अभी वो कहता है कि मेरे हिस्से में कुछ करने को काम है, लेकिन इज्जत तो अल्लाह ने पाकिस्तान को दे दिया। अब उसके हिस्से में करने का सिर्फ एक ही काम है कि उसका काम है दहशतगर्दी फैलाना, क्योंकि जो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता था वो पाकिस्तान के लिए मसाइल क्रिएट कर रहा है वाया अफगानिस्तान। अब उनको सोचना चाहिए कि कभी वो चाइना में जाकर फिर रोते हैं पीटते हैं कि जी पाकिस्तान हम पे हाथ होला रखे, हमारा बहुत नुकसान हो गया है, हम उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर अपनी बातों से बाज नहीं आता, फिर मजबूरन पाकिस्तान को ये सारा रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। और ये सारी चीजें जो है ना, ये अब अफगानिस्तान के सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन नाहिद बनी है ना, पाकिस्तान बहुत क्लियर हो गया अपने खासतौर पर पड़ोसियों के मामले में। अगर हम अफगानिस्तान की बात कर ले, इंडिया की बात कर लें, हमारे जो दोस्त ममालिक उनके मामले में हमारी पॉलिसी बहुत वाजिया है। हमारी जो अस्करी क़यादत है उनका बहुत क्लियर विजन है कि किस तरह से इनको रिस्पॉन्ड करना है और टैकल करना है। और जब तक हमारे जो मकासद हैं वो हासिल नहीं होते, ये ऑपरेशन के खिलाफ जारी रहेंगे। हमसायों के हवाले से क्लैरिटी तो ऑन शिराजी पहले बहुत ज्यादा मौजूद थी, खासतौर पर इंडिया के हवाले से। हम अफगानिस्तान चूंकि ब्रदर इस्लामी मुल्क है तो वहाँ पे थोड़ा सा हम वो पॉजिटिव हो जाते थे, लेकिन इस तरह से मामलात हमेशा आगे नहीं बढ़ सकते। नाहिद, अभी भी बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, लीगल इलीगल दोनों तरह के मौजूद हैं। हमने कोशिश की है कि इलीगल्स को जितनी तादाद में हो सके वापस भेजें। मैं अभी रिसेंट क्वेटा में था और मैंने FC नॉर्थ के हेडक्वार्टर का विजिट किया। ये वो FC है जिसने पिछली जो ग़ज़ब-ए हक है इसमें बुनियादी किरदार अदा किया था। तो जिस अंदाज में उनका मोराल हाई है और जिस अंदाज में उन्होंने मुल्क दुश्मनों, ये फितनतुल ख्वारिज, तालिबान रजीम और उसके साथ साथ जो भारतीय प्रॉक्सीज हैं और भारत डायरेक्टली तौर पे जो इन्वॉल्वमेंट इसमें शो कर रहा है, तो पाकिस्तान की फोर्सेस बड़ी खुल के खड़ी हैं और पाकिस्तान की फोर्सेस को बड़ी अच्छी तरह पता है कि कहां से किस अंदाज में जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां की जाती है। ये मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दूं कि कोई एक इंटेलिजेंस इत्तला पे हमला नहीं किया जाता, ये 4-5 लेयर्स है। पहले इंटेलिजेंस इत्तला आती है, उसके बाद उसको कंफर्म किया जाता है, दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर है, चौथा, उसके बाद 5वें लेयर में जाके जो है वो अटैक किया जाता है। और उसके अलावा अगर दूसरे या तीसरे नंबर पे भी कोई कंफर्मेशन में थोड़ा मसला हो तो पाकिस्तान कोलैटरल डैमेज देखते हुए या सिविलियन को देखते हुए पाकिस्तान अटैक नहीं करता। अभी रिसेंट आपने देखा कि BLA के लोग, हमें मालूम है कि कहां पे बैठे हैं और हमने ये बताया दुनिया को, लेकिन क्योंकि सिविलियन में बिठाया हुआ है उन्हें, सिर्फ इसलिए कि अगर इनको हिट किया जाता है तो सिविलियन का हम प्रोपेगेंडा करेंगे, तो इसलिए पाकिस्तान ने वहां से इस अंदाज में अटैक नहीं किया। तो यह बड़ा वाज़ेह तौर पे है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पूरी दुनिया मानती है, दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। और पाकिस्तान जब अटैक करता है तो फिर नजर आता है कि पाकिस्तान किस अंदाज में अटैक करता है। तो पाकिस्तान की फोर्सेज एक बार फिर अफगानिस्तान की ये जो इंडियन बैक्ड एक एग्रेशन है उसका जवाब जिस अंदाज में दे रहे हैं, यकीनी तौर पर कुछ अर्सा गुजरेगा तो आप ये अस्करी किताबों में पढ़ेंगे कि दुनिया में जो स्ट्रेटजी, अस्करी स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि किस अंदाज में पाकिस्तान ने ना सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ गोरिल्ला वार जीती, बल्कि उसके साथ साथ जिस अंदाज में 3-3, 4-4 ममालिक मिलके वो DGISPR ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि आप सामने से आए, इकट्ठे आए, अकेले आए, दाएं से आए, बाएं से आए, हम तैयार हैं, आपको मजा ना चखा दिया तो फिर बताइएगा। तो ये अभी वो सारा काम जो है वो अमली तौर पे, और मजा तो चखाते रहते हैं ना, हमको वो अमली तौर पे हमेशा चखाते हैं। अब खुद उन्हें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये काम नहीं चलेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।